हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे। सो आई एम बैक अगेन विद अनदर वीडियो एंड दिस इज़ द फोर्थ वीडियो इन द MCQ सीरीज़, जिसमें हम प्रीवियस 10 to 12 ईयर्स में जितने भी नेट में क्वेश्चंस आए हैं ऑफ साइकोलॉजी, मैं साइकोलॉजी सब्जेक्ट की बात कर रही हूँ, जिसका कोड है 04। तो लास्ट 10 to 12 ईयर्स में जितने भी क्वेश्चंस MCQs के फॉर्म में UGC नेट में पूछे गए हैं उनकी मैं एक सीरीज़ लेके आई हूँ। सो इन दैट सीरीज़ दिस इज़ द फोर्थ वीडियो। इससे पहले मैं ऑलरेडी 3 वीडियोज़ अपलोड कर चुकी हूँ एंड अगर आप लोगों ने वो वीडियोज़ नहीं देखी हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड आई बटन में उसका लिंक है, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। एंड अगर आपको वीडियोज़ पसंद आती है, अगर आपको ये वाली वीडियो पसंद आती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा एंड ऑल्सो अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। सो विदाउट मच अडू लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। Selection is the process of differentiating between dash in order to identify those with greater likelihood of dash in the job। तो अब देखिए, हम सिलेक्शन की बात करें तो सिलेक्शन में क्या होता है? सिलेक्शन एक प्रोसेस है। कौन सा प्रोसेस है? मैनेजमेंट की बात करें तो देयर आर 5 इम्पॉर्टेंट फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। 5 फंक्शंस कौन से हैं? 5 फंक्शन स्टार्ट्स विद प्लानिंग। सबसे पहले प्लानिंग होता है, फिर ऑर्गेनाइजिंग होता है, फिर स्टाफिंग होता है, फिर डायरेक्टिंग होता है एंड द लास्ट फंक्शन इज कंट्रोलिंग। तो स्टाफिंग का जो फंक्शन है उसमें आते हैं रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, राइट। रिक्रूटमेंट इज़ द फर्स्ट स्टेप। जब भी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जो एम्प्लॉयज़ हैं उनकी कमी होती है या कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो अभी नई नई स्टार्ट हुई है तो उनको भी ह्यूमन रिसोर्स की ज़रूरत है। तो वो ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो न्यू स्टार्ट हुई है या ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो करेंटली ऑपरेट तो कर रही है लेकिन एक्सपेंशन की वजह से अब उनको नए नए एम्प्लॉयज़ चाहिए, तो वो क्या करेंगे? रिक्रूटमेंट करेंगे। रिक्रूटमेंट का मतलब होता है, एक तरीके से सिंपली मैं आपको एग्जांपल देके बताऊंगी। जैसे कि कोई भी बैंक का एग्ज़ाम है या कोई भी एग्ज़ाम है, जैसे नेट का ही एग्ज़ाम है, नेट के एग्ज़ाम में तो चलो रिक्रूटमेंट नहीं होता, चलो मैं बैंक के एग्ज़ाम की बात करती हूँ। बैंक का कोई एग्ज़ाम है तो उस पर जैसे नोटिफिकेशंस आते हैं, तो नोटिफिकेशन क्या है? एक तरीके का रिक्रूटमेंट स्टेप है। हम क्या करें रिक्रूटमेंट में? हम कैंडिडेट्स को बुला रहे हैं, उनको इनवाइट कर रहे हैं कि आओ देखो हमारे ऑर्गेनाइजेशन में इतनी इतनी पोस्ट खाली हैं, वैकेंसीज हैं, ये जॉब प्रोफाइल है, ये सैलरी पैकेज है और आप अप्लाई करो। अभी क्या हो गया? लेट्स से कि 100 लोगों ने अप्लाई करा, ठीक है। फिर स्क्रीनिंग होती है, देखा जाता है कि जिन्होंने भी अप्लाई करा है क्या वो सारे के सारे हमारे जो प्रोफाइल है उससे मैच कर रहे हैं। लेट्स से कि 100 लोगों में से 90 लोग मैच कर रहे हैं, 10 लोग नहीं मैच कर रहे, जिनका एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाता है। अब वो 90 लोग आगे बढ़ जाएंगे। नाउ द सेकेंड स्टेप इन द स्टाफिंग प्रोसेस इज सिलेक्शन। सिलेक्शन में क्या हो रहा है? हम जो हमारे पास पूल ऑफ कैंडिडेट्स आया था फ्रॉम द रिक्रूटमेंट प्रोसेस, उन जो कैंडिडेट्स को हम लोग क्या करेंगे? अब और ज़्यादा स्क्रीनिंग करेंगे। अब हम देखेंगे कि लेट्स से वो हमारा जो अब पहला जो इनिशियल फेज़ था एप्लीकेशन का, वो तो उन्होंने पार कर दिया। अभी नेक्स्ट फेज़ आता है एग्ज़ाम देने का, जैसे कि बैंक एग्ज़ाम्स में होता है, उन्होंने दिया तो रिटन एग्ज़ाम भी एक तरह का सिलेक्शन प्रोसेस में आता है। देन उसके बाद इंटरव्यू भी सिलेक्शन प्रोसेस में आ जाता है, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं? रिटन एग्ज़ाम और इंटरव्यू के थ्रू हम ये देख रहे हैं कि हमारा जो पोटेंशियल कैंडिडेट है वो कैसा है, उसको हम एक तरीके से जज कर रहे हैं या उसको देख रहे हैं, ठीक है। उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो सिलेक्शन प्रोसेस एक तरीके का पॉजिटिव प्रोसेस है। जैसे रिक्रूटमेंट प्रोसेस में हम क्या कर रहे थे? छटनी कर रहे थे, हम रिजेक्ट कर रहे थे, लेकिन सिलेक्शन प्रोसेस में हम किस पे फोकस कर रहे हैं? पोटेंशियल कैंडिडेट्स को ढूंढने पे फोकस कर रहे हैं, हम रिजेक्शन पे फोकस नहीं कर रहे हैं। इसीलिए सिलेक्शन प्रोसेस को पॉजिटिव प्रोसेस भी बोला जाता है। आई होप आपको ये थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा। तो इसका जो क्वेश्चन का आंसर है वो है सी, applicants and success. Applicants. So selection is a process of differentiating between applicants in order to identify those with greater likelihood of success in the job. So question number second, which of the following is correct of the Rorschach ink blot cards? सो रॉर्शक इंक ब्लॉट कार्ड्स रॉर्शक इंक ब्लॉट टेस्ट में यूज़ होते हैं। ये एक तरीके का प्रोजेक्टिव साइकोलॉजिकल टेस्ट है जो दिया था हरमन रॉर्शक ने, मतलब उनके रॉर्शक इंक ब्लॉट टेस्ट के जो क्रिएटर है वो है हरमन रॉर्शक और उन्हीं के नाम पे ये टेस्ट बना है। इसमें क्या होता है? इसमें 5 क्रोमैटिक और 5 एक्रोमैटिक कार्ड्स होते हैं, तो टोटल ऑफ
10 कार्ड्स यूज़ होते हैं, जिसमें से 5 क्रोमेटिक है एंड 5 एक्रोमेटिक है। और जो 10 कार्ड्स हैं बेसिकली क्या होता है कि ये जो इंक होती है उसका कहीं ना कहीं ब्लॉट बनाया जाता है, और उसी इंक ब्लॉट से जो भी इमेज निकल के आती है उस इमेज को सब्जेक्ट को दिखाया जाता है, एंड सब्जेक्ट अपनी समझ से जो भी परसेप्शन निकालता है, जो भी उस इमेज को लेकर जो भी स्टोरी क्रिएट करता है, उस पर टेस्ट होता है। तो एक तरीके का ये साइकोलॉजिकल टेस्ट है। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। Question third. Select the pair of poles of dimensions for permissive parenting style as proposed by McCoby and Martin. So McCoby and Martin ने 4 टाइप के जो पेरेंटिंग स्टाइल्स है वो दिए थे। पहला है परमिसिव पेरेंटिंग स्टाइल, देन वी हैव अथॉरिटेटिव पेरेंटिंग स्टाइल, देन वी हैव निग्लेक्टफुल पेरेंटिंग स्टाइल। तो एक तरीके की ग्रिड बन जाती है, मैं आपको यहाँ पर बना के दिखाती हूँ एक सेकेंड। तो ऐसे करके 4 ग्रिड्स बनाते हैं। तो पहली है परमिसिव पेरेंटिंग स्टाइल, देन वी हैव अथॉरिटेटिव पेरेंटिंग स्टाइल, देन वी हैव निग्लेक्टफुल पेरेंटिंग स्टाइल, एंड देन वी हैव अथॉरिटेरियन पेरेंटिंग स्टाइल। तो यहाँ पर क्या है, ये रिस्पॉन्सिवनेस होता है और ये हमारा आता है डिमांडिंगनेस। तो यहाँ पर लो है, यहाँ हाई है, यहाँ लो है, यहाँ हाई है। तो ये होता है। तो जितना आप ऊपर जाओगे, यहाँ पर जितना जाओगे उतना हाई होगा, उतना लो होगा, ऐसे करके होगा। तो अगर हम परमिसिव पेरेंटिंग स्टाइल की बात करें और इसको इस ग्रिड से मैच करें जो कि परमिसिव पेरेंटिंग स्टाइल ये वाली है, तो ये क्या है, ये है डिमांडिंग है एंड रिस्पॉन्सिव है। ठीक है, तो यहाँ पर ये यहाँ पर आ रहा है ना, देखिए ये यहाँ पर फॉल कर रहा है। तो लो डिमांडिंग अनडिमांडिंग एंड रिस्पॉन्सिव। तो ये हाई रिस्पॉन्सिव है तो इसको रिस्पॉन्सिव कहेंगे। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 2 and 4। ठीक है। Who among the following is credited with developing logotherapy? So इसका आंसर है विक्टर फ्रैंकल। विक्टर फ्रैंकल थे जिन्होंने लोगोथेरेपी एक तरीके का साइकोथेरेपी होती है, साइकोथेरेपिक टेक्निक होती है, उन्होंने ये क्रिएट करी थी बेसिकली, जो फोकस करती है ऑन द फ्यूचर and on our ability to how we endure our hardships and sufferings in the search of the purpose of our life। तो हमारा जो लाइफ पर्पस क्या होना चाहिए और कैसे हम अपनी हार्डशिप्स को, अपनी सफरिंग्स को एंड्योर करके अपने उस पर्पस तक पहुंच सकते हैं। तो इसके ही इर्द गिर्द ये लोगोथेरेपी घूमती है। या एंड इससे पहले वाली जो वीडियो थी उस पर मैंने एक क्वेश्चन था जिसमें लोगोथेरेपी का भी जिक्र हुआ था, लोगोथेरेपी के बारे में बात हुई थी। अगर आपको वो क्वेश्चन याद है तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। क्वेश्चन 5, द पर्सपेक्टिव्स ऑफ मोटिवेशन दैट आइडेंटिफाई स्पेसिफिक नीड। सो मोटिवेशन की अगर हम बात करें तो 2 कैटेगरीज ऑफ मोटिवेशन नीड थ्योरीज होती हैं। ठीक है, मोटिवेशन में 2 कैटेगरीज ऑफ थ्योरीज होती हैं। पहली होती है कंटेंट थ्योरी, दूसरी होती है प्रोसेस थ्योरी। कंटेंट थ्योरी में हम क्या पढ़ते हैं, कंटेंट थ्योरीज में वो सारी थ्योरीज आती हैं जिसमें ये बात हुई है कि कौन सी नीड होती है जिसकी वजह से हम मोटिवेट होते हैं किसी चीज़ को करने के लिए। तो कंटेंट थ्योरीज स्पेसिफिक नीड पे फोकस करती हैं। प्रोसेस थ्योरीज हम उस प्रोसेस पे फोकस करती हैं जो इंसान, जो ह्यूमन बीइंग प्रोसेस को या स्टेप्स को यूज़ करके उस पर्टिकुलर नीड तक पहुंचता है। तो इसका आंसर हो जाएगा कंटेंट थ्योरीज। क्वेश्चन 6, vestibule training utilizes equipments which is dash to the actual ones used dash। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा, अब वेस्टिब्यूल जो ट्रेनिंग है वो क्या है बेसिकली, इसमें क्या होता है, जो एक्चुअल जो वर्क प्लेस होता है या एक्चुअल जो ऑफिस या एक ऐसी जगह है जहाँ पर आप एक्चुअली में काम करने वाले हो इन नियर फ्यूचर, उसका एक तरीके का बिल्कुल एग्जैक्ट रिजेम्बलेंस या रेप्लिका क्रिएट किया जाता है जिसमें किसी भी वर्कर को काम करवाया जाता है। तो इट इज़ ऑन द जॉब ट्रेनिंग। तो इसका आंसर हो जाएगा रिजेंबल एंड ऑन द जॉब। जैसे कि अगर कोई शेफ़ है
तो अगर उसको एक उसी मतलब ऑब्वियसली शेफ़ है तो वो आगे करियर में जब भी अपना कोर्स कंप्लीट कर लेगा तो वो होटल में किसी भी होटल में जाके वर्क कर सकता है। लेकिन जब वो कोर्स के दौरान वो प्रेजेंट में अभी जो भी कोर्स कर रहा है उसमें जब वो ट्रेनिंग ले रहा होता है तो अपने इंस्टीट्यूट के या उस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के किचन में काम कर रहा होता है। तो वो किचन ज़रूरी नहीं एग्जैक्टली होटल के किचन से मिलता जुलता हो, लेकिन समवॉट रिजेंबल तो ज़रूर करता है। तो एक तरीके का ये ऑन द जॉब ट्रेनिंग है जिसमें रिजेंबलेंस होती है। आई होप आपको वेस्टिबुल ट्रेनिंग समझ में आई होगी। Now we have question number 7th. Task was used by Piaget to study what in children? So Jean Piaget जो थे, Jean Piaget, इसको हम कैसे भी प्रोनाउंस कर सकते हैं, आई होप मैं सही प्रोनाउंस कर रही हूँ। ये एक स्विस साइकोलॉजिस्ट थे जिन्होंने 3 माउंटेन टास्क को डेवलप करा था या मॉडल को डेवलप करा था टू चेक और टू टेस्ट वेदर अ पर्टिकुलर चाइल्ड हैज़ ईगोसेंट्रिज्म और नॉट। और इसकी हेल्प से वो फर्दर ये भी देख सकते हैं, ये भी टेस्ट कर सकते हैं कि वो पर्टिकुलर चाइल्ड कौन सी स्टेज पर है। जैसे कि उन्होंने कॉग्निटिव डेवलपमेंट की स्टेज मॉडल दिया था जिसमें वी हैव सेंसरी मोटर स्टेज, देन प्री ऑपरेशनल स्टेज, कॉन्क्रीट स्टेज, ऐसे करके 4 स्टेजेस थी। तो ईगो सेंट्रिज्म को चेक करने के लिए कि अगर चाइल्ड के अंदर ईगो सेंट्रिज्म है कि नहीं है। ईगो सेंट्रिज्म एक अप्रोच है या एक फिनोमिना है जिसमें चाइल्ड जो है सेल्फ और आउटर वर्ल्ड के बीच में डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाता है, ठीक है। तो ये एक फिनोमिना होता है। तो ये चेक करने के लिए इफ़ अ चाइल्ड हैज़ ईगोसेंट्रिज्म और नॉट, इन्होंने 3 माउंटेन टेस्ट टास्क दिया, बनाया था, क्रिएट करा था। और सेम चीज़ फर्दर हेल्प करती ये जानने में कि वो पर्टिकुलर चाइल्ड कौन सी स्टेज पे ऑपरेट कर रहा है, ठीक है। क्वेश्चन 8th. The well-known study on obedience to authority was done by whom? अगर आप लोगों ने मेरी पॉपुलर एक्सपेरिमेंट्स ऑन साइकोलॉजी वाली सीरीज़ फॉलो कर रहे हो जिसमें मैंने आई थिंक 6 वीडियोज़ लेके आई हूँ जिसमें मैंने 6 अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स डिस्कस करे हैं, उनमें से एक एक्सपेरिमेंट था मिलग्राम एक्सपेरिमेंट और द एक्सपेरिमेंट ऑन ओबीडियंस। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। तो ओबीडियंस पे जो एक वेल नोन स्टडी हुआ था ओबीडियंस टू अथॉरिटी की, कोई भी इंसान किसी भी अथॉरिटेटिव पोजीशन पे कोई दूसरा इंसान है उसको कितना वो ओबे करता है, किस हद तक फॉलो कर सकता है, ये किसने बताया था, ये स्टडी किसने कंडक्ट करी थी? स्टैनली मिलग्राम ने। सोमैटिक नर्वस सिस्टम डज नॉट एक्टिवेट वन ऑफ द फॉलोइंग। तो सोमैटिक नर्वस सिस्टम इसमें से क्या चीज़ एक्टिवेट नहीं करता? तो आंसर होगा ग्लैंड्स। Question 10th. According to Dash theory, thoughts and feelings change because people are motivated to justify emotions that would otherwise seem hypothetical. This theory was proposed by, so इसका जो आंसर होगा वो है cognitive dissonance theory और इसको प्रपोज करा था फेस्टिंगर ने, लियोन फेस्टिंगर। सो कॉग्निटिव डिसोनेंस होता क्या है, इसको मैं एक सिंपल से एग्जांपल से आपको समझाती हूँ। लेट्स से कि हमने एक टेलीविज़न खरीदा XYZ कंपनी का, राइट। एंड अभी हम लोग ने अच्छी अपनी तरफ से सारी जांच पड़ताल करके वो टेलीविज़न ले आए और अच्छे से हम उसको चलाने लगे, देखने लगे। अब हमारे घर में एक कोई हमारा रिलेटिव आता है और उसके पास टीवी है लेकिन दूसरी कंपनी का है। नाउ दैट रिलेटिव सेज कि अरे आपने क्या करा, आपने ये गलत पैसा खर्च कर दिया, मतलब आपको ये वाला टीवी नहीं लेना चाहिए था, ये तो बहुत ख़राब है, हमारे पास था और ये चला नहीं और ऐसा ऐसा हो गया, ठीक है। अभी आपने क्या करा है, वो टीवी तो ले लिया है। नाउ आपके अंदर का जो बिलीफ सिस्टम है वो कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है जो आउटर वर्ल्ड है, ठीक है। अभी आप 2 चीज़ें कर सकते हो, या तो आप अपने एक्शन से जो बिलीफ है उसको चेंज कर सकते हो या फिर उसके साथ कहते हैं ना कि पीस में आ सकते हो। दोनों में से एक चीज़ करते हो, या तो आप टीवी को चेंज करोगे या जो आपने ले लिया है उसके साथ एक्सेप्टेंस ले आओगे। तो वो एक डिसोनेंस होता है। डिसोनेंस का मतलब होता है वो जो कॉन्ट्रडिक्शन चल रहा है हमारे बिलीफ सिस्टम और सामने वाले या बाहरी सिचुएशन की बिलीफ सिस्टम के बीच में। आप कुछ और सोच रहे हो, सामने वाला या सामने वाली सिचुएशन कोई और सोच रही है और दोनों मैच नहीं कर रहे हैं, अलाइन नहीं हो रहे हैं। तो अलाइनमेंट में लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, या तो आपको अपना बिलीफ सिस्टम चेंज करना पड़ेगा या उनको उनका बिलीफ सिस्टम चेंज करना पड़ेगा, तभी जाके वो अलाइनमेंट में आ सकते हैं। या फिर आपको क्या करना पड़ेगा, अपने आप को कुछ ऐसा स्ट्रांग बनाना पड़ेगा कि आपको सामने वाले के बिलीफ सिस्टम जो भी
एनीवेज अलाइनमेंट में नहीं है, उससे कोई फ़र्क ना पड़े। तो ये जो डिसोनेंस है, ये ज़्यादातर हम बात करें तो मार्केटिंग के उस पर भी बहुत यूज़ होता है। जब कोई कंपनी एडवर्टीजमेंट्स चलाती है या कंपनी अपने प्रोडक्ट्स का प्रमोशन कर रही होती है, तो वो भी इसी तरह से, इसी जो फीलिंग होती है, इसी को ध्यान में रख के वो एडवर्टीजमेंट्स भी लाती है। आई होप आपको ये कॉग्निटिव डिसोनेंस समझ में आया होगा। एंड विद दिस आई एंड माई वीडियो। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। नेक्स्ट वीडियो लेके मैं जल्दी आऊँगी। टिल देन बाय बाय।